साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो पेट का एग्ज़ाम 24 अगस्त 2021 को कराया जाना है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और यह जो टेस्ट है, यह पीसीएस मंत्रा जो प्लेटफॉर्म है, इसके द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, जिसमें प्रश्न के साथ पूरी व्याख्या दी गई है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि सर्वप्रथम चारों आश्रम व्यवस्था का प्रथम वर्णन कहाँ मिलता है। तो चारों ऑप्शन आप देखिए। इसमें जवालोपनिषद में सर्वप्रथम जो है इन चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है सर्वप्रथम, जबकि छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रम व्यवस्था की जानकारी दी गई है। और उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित हुई है, जिसमें 4 प्रकार के आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम की व्यवस्था के बारे में बात की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय देवता की मूर्ति ग्रीक रोमन देवता अपोलो से मिलती जुलती है। तो गौतम बुद्ध की मूर्ति मिलती जुलती है। इसकी यदि व्याख्या देखें तो गांधार शैली को ग्रीको इंडियन शैली के रूप में भी जाना जाता है। आधुनिक पेशावर और अफगानिस्तान के निकट पंजाब की पश्चिमी सीमाओं से संलग्न हिस्से में गांधार कला शैली का विकास हुआ है। यूनानी आक्रमणकारी अपने साथ ग्रीक और रोमन मूर्तिकारों की परंपराएं लाए, जिनका प्रभाव गांधार शैली में स्पष्ट रूप से दिखता है। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां ग्रीको रोमन देवताओं पर आधारित हैं, जो अपोलो की मूर्ति या मूर्तियों से मिलती जुलती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत के गीत गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। तो रैदास और नामदेव इन दोनों का था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित रविदास के 30 से अधिक भजन है। वहीं महाराष्ट्र के संत नामदेव, जो प्रारंभिक जीवन में डाकू थे, बाद में एक संत बने, उनके भी कुछ पद्य गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। इस प्रकार से इन दोनों लोग के जो रचनाएं हैं इसमें संकलित हैं। आगे चलते हैं, मुगल चित्रकला से जुड़े गलत युग्म को पहचानिए। तो दशवंत व बशावन अकबरकालीन चित्रकार थे, बिल्कुल सही है। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाने वाला फारूक बैग है, ये भी सही है। नादिर उल असर की उपाधि उस्ताद मंसूर की थी, ये भी सही है। जहांगीर की चित्रणशाला का अध्यक्ष अबुल हसन था, ये सही नहीं है, क्योंकि जहांगीर का काल मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष का काल था और जहांगीर ने हेरात के एक प्रसिद्ध चित्रकार अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। अगला है, दिल्ली में मदरसाए बेगम की स्थापना किसने की। महम अनंगा ने की थी। हुमायूं के सहयोग से अकबर की धाय मां महम अनंगा ने दिल्ली में मदरसाए बेगम की स्थापना की थी। जबकि जेबू निशा, जो कि औरंगजेब की पुत्री थी, इन्होंने दिल्ली में बैतुल उल उलूम नामक एक स्कूल खोला था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी काकेरी कांड में सम्मिलित नहीं था। तो भगत सिंह इसमें संबंधित नहीं थे। भगत सिंह जो है इससे जुड़े हुए नहीं थे। काकेरी कांड जो है आपका 1925 में होता है। इसमें हरदोई से लखनऊ जा रही ट्रेन को लूट लिया गया था और इस घटना के बाद कई क्रांतिकारी को पकड़ लिया गया था, जिसमें से 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी, जिनमें थे रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लहड़ी। अगला है, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। तो इनके द्वारा चौरी चौरा की जो घटना होती है, उसके बाद इस असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाता है। यह घटना 1922 में 5 फरवरी की रात में 1922 में गोरखपुर के पास हुई थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया और 22 पुलिस वाले उसमें जिंदा जल गए थे। अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान सक्रिय मोपला विद्रोह भारत के किस क्षेत्र से संबंधित रहा है। तो ये केरल से संबंधित रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई थी। तो देखिए, बलिया सतारा तामलुक में होती है, जबकि झांसी में यहाँ पे समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई थी। आपका बलिया में चित्तू पांडे, सतारा में वाई चौहान और तामलुक में जाट सरकार की स्थापना हुई थी। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष होता है। तो ये आपका 1946 में ये विद्रोह होता है। इस विद्रोह में ब्रिटिश सेना में भर्ती सैनिकों ने नाव पर विद्रोह कर दिया था और यह विद्रोह आईएनएस तलवार जहाज पर खराब भोजन की शिकायत को लेकर हुआ था। इसका नेतृत्व एम खान के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस खनिज पर राजस्थान का लगभग एकाधिकार है। तो जस्ते पर इनका एकाधिकार है। राजस्थान देश का जस्ता एवं सीसा उत्पादक राज्य है। देश में जस्ता एवं सीसा अकेले राजस्थान में उत्पादित होता है। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा भंडार भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगूचा क्षेत्र में है। अगला है, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है। तो ये इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है। आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में। इसकी सर्वोच्च जो चोटी है वो माउंट ब्लैंक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो ये जायरे नदी, जिसे कांगो नदी भी कहते हैं, इसके द्वारा 2 बार विषुवत रेखा को काटा जाता है। ये अफ्रीका की नदी है। ये अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जबकि पहली नदी कौन सी है, नील नदी है। जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, पार करती है। और अमेजन नदी जो है ये दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है तथा अपवाह क्षेत्र के दृष्टि से देखें तो संसार की सबसे बड़ी नदी है। और इरावदी नदी जो है वो म्यांमार में प्रवाहित होती है, इसे म्यांमार की जीवन धारा भी कहते हैं। भारत में जल संसाधनों का सर्वाधिक
प्रतिशत किस क्षेत्र में उपयोग में लाया जाता है, तो आपके सिंचाई कार्य में सर्वाधिक उपयोग होता है। तो आप देखें जितना भी जल है उसका जितना उपयोग होता है उसका 78% सिंचाई कार्य में अर्थात कृषि कार्य में इस्तेमाल होता है, और विद्युत उत्पादन में 13%, घरेलू कार्य में 6% और उद्योग क्षेत्र में 3% उपयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इसको देखना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। विश्व का भारत जो है भारत के क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, ये भी सही है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि भारत की स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर है, जबकि भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की जो लंबाई है वो 6,100 किलोमीटर है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की औद्योगिक नीति प्रस्तुत नहीं की गई थी, तो 1948, 56 और 1951 में प्रस्तुत की गई थी, परंतु 1966 में प्रस्तुत नहीं की गई थी। आगे चलते हैं। सन 1991 में अपनाई गई नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में कौन से उपाय शामिल थे, तो इसमें स्थायित्वकारी सुधार और संरचनात्मक सुधार ये दोनों ही शामिल थे। इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए 1991 में अपनाई गई नई आर्थिक नीति उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण में स्थायित्वकारी सुधार जो कि अल्पकालिक था तथा संरचनात्मक सुधार जो कि दीर्घकालिक था, दोनों शामिल थे। स्थायित्वकारी सुधार जो कि अल्पकालिक थे, इसमें मुद्रास्फीति का नियंत्रण, भुगतान संतुलन की समस्या को सुधारना, पर्याप्त विदेशी भंडार, मुद्रा भंडार बनाए रखना, ये काम थे। जबकि जो दीर्घकालिक सुधार थे, संरचनात्मक सुधार थे, इसमें अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारना, अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता का विकास इत्यादि सम्मिलित थे। आगे चलते हैं। डी के कर्वे समिति किस क्षेत्र के सुधार से संबंधित रही है, तो ये लघु उद्योग के सुधार से संबंधित थी। डी के कर्वे समिति 1955 का गठन लघु उद्योगों के उन्नयन के माध्यम से ग्राम विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सुझाव उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई, तो इसको 2015 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत देश के सभी किसानों को उर्वरकों के इस्तेमाल में पोषक तत्वों की कमी को दूर करने हेतु प्रत्येक 3 वर्ष में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला है श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन रहे हैं, तो ये वर्गीज कुरियन रहे हैं। ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति कार्यक्रम 1970 में प्रारंभ होता है, जिसके जनक वर्गीज कुरियन थे। ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत 3 उद्देश्य शामिल थे। पहला, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्र की आय में वृद्धि। तीसरा, उपभोक्ताओं को उचित दाम पर दूध उपलब्ध कराना। संविधान को राज्य का आधारभूत कानून माना जाता है, क्योंकि कोई कानून उसके विपरीत नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अलिखित संविधान उसे कहते हैं जो क्या होता है, अंशतः लिखित होता है। अंशतः लिखित होता है मतलब जिसके लिखित प्रावधान बहुत संक्षिप्त होते हैं तथा संविधान के अधिकांश नियमों का अस्तित्व व्यवहारों प्रथाओं के रूप में होता है। मंत्रिमंडल पर संसदीय नियंत्रण के उपायों में निम्नलिखित में से किसका समावेश नहीं है, तो अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ये सभी शामिल, परंतु महाभियोग इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द बी द पीपुल कहाँ से ग्रहण किए गए हैं, तो ये जो है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है वहाँ से ये शब्द ग्रहण किया गया है, जिसका मतलब है कि अंतिम संप्रभुता जो है वो जनता में नहीं था, ना कि राज्य और सरकार में। निम्नलिखित में से कौन संसद द्वारा नहीं हटाया जा सकता है, तो महान्यायवादी को जो है संसद द्वारा नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है और इसको संसद द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जाएगा। आगे चलते हैं। रात के समय में तारे किस कारण से टिमटिमाते हुए दिखाई प्रतीत होते हैं, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देते हुए प्रतीत होते हैं। ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पथ से विचलित क्यों हो जाती हैं, क्योंकि विभिन्न माध्यमों तथा विभिन्न तापों पर ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है, इसलिए ये विचलित होती हैं। आगे चलते हैं। अगला है वनस्पति विज्ञान की शाखा टेक्सोनॉमी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है किसका, तो इसके अंतर्गत पादप वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, जबकि एल्गोलॉजी के तहत शैवालों का, एंथोलॉजी के तहत पुष्पों का और पोमोलॉजी के तहत फलों का अध्ययन किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, बिल्कुल सही है। यह जल में विलेय है, ये भी सही है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, ये तीनों ही कथन पूरी तरीके से आपके सही हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और ये जो विटामिन सी है ये आपके खट्टे रसदार फलों जैसे कि नींबू, संतरा, मौसमी तथा चीकू, आंवला, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां आदि से प्राप्त होते हैं। कौन से रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, तो ए बी रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीबॉडी नहीं मिलता और ओ रुधिर वर्ग में दोनों ही एंटीबॉडी पाए जाते हैं। तो देखिए रुधिर वर्ग ए में केवल बी एंटीबॉडी होता है और रुधिर वर्ग बी में केवल ए एंटीबॉडी होता है और ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। आगे चलते हैं। जून 2021 में G7 राष्ट्रों का शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया, तो कार्बिश बे कार्नवाल में इसका आयोजन किया गया था और यह 47वां शिखर सम्मेलन था जो कि
कार्विस बे कॉर्नवाल, ये कहाँ पर यूनाइटेड किंगडम में आयोजित हुआ था। और यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया था, जबकि G7 में भारत शामिल नहीं है। जून 2021 में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा है, तो भारत का स्थान जो है 120वां रहा है। 14 जून 2021 को सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN और बर्टल्समैन स्टीफटन द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2021 जारी की गई थी। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2021 में 165 देशों को शामिल किया गया था और इस सूचकांक में फिनलैंड शीर्ष स्थान पर रहा और भारत जो है 120वें स्थान पर रहा है। जून 2021 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा रहा है, आइसलैंड रहा है, जबकि भारत जो है इसमें 135वें स्थान पर रहा है और इसका मुख्य विषय एक जटिल विश्व में शांति का मापन रहा है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जून 2021 में निम्नलिखित में से किसने इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो नेफ्ताली बेनेट ने, जो कि यहाँ के 13वें प्रधानमंत्री हैं। निम्नलिखित में से किसे जून 2021 में उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो न्यायमूर्ति B.K. नारायण को। किसको? न्यायमूर्ति B.K. नारायण को जो है उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं। जून 2021 में निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है, तो रेबेका ग्रिस्पेन को। ठीक है, इनको, ये कोस्टरिका की अर्थशास्त्री हैं, इनको नियुक्त किया गया है और ये पहली महिला सचिव हैं इसके। जून 2021 में निम्नलिखित में से किसे केंद्र सरकार ने विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर के रूप में नियुक्त किया है, तो आशीष चंदोरकर को नियुक्त किया गया है विश्व व्यापार संगठन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में या बतौर काउंसलर। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश का नया महानिदेशक DGP नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया मुकुल गोयल को। जून 2021 में किसे जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार 2021 के ग्रैंड पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो यह पुरस्कार P साईनाथ को दिया गया है। तो देखिए इस पुरस्कार जो इस पुरस्कार के साथ निम्न 3 पुरस्कारों से सम्मानित किए जाने वाले जो लोग हैं उसमें हैं ग्रैंड पुरस्कार 2021 भारत के प्रसिद्ध पत्रकार P साईनाथ, पालागुम्मी साईनाथ को, और शैक्षणिक पुरस्कार 2021 जो है ये जापान के किशिमोटो मिया को, और कला एवं संस्कृति पुरस्कार 2021 थाईलैंड के प्रवेडा यून को दिया गया है। निम्नलिखित में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 23 जून को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। संधि से संबंधित इसमें से अयाधी संधि कौन सा है, तो नौइक अर्थात नाविक जो है ये अयाधी संधि है। कैसे है, तो देखिए इस संधि में यदि ए, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। तो यहाँ पे नौ आव है तो नौ एक नाविक हो जाएगा। निम्न में से असमान जो है जोड़ा है उसे चुनना है। तो गुण का अवगुण होता है, देव का दानव होता है, सम्मान का आज्ञा नहीं होता, सम्मान का क्या होगा, अपमान होता है, और आज्ञा का अवज्ञा होता है। इस प्रकार से ये सुमिलित नहीं है, तरल का ठोस होता है, ये सही है। आगे चलते हैं। अनाथ का पर्यायवाची क्या नहीं है, तो बेरहारा, यतीम, निराश्रित, ये होता है, अनाड़ी नहीं होता है। आगे चलते हैं। हिम किरीटनी का संबंध किससे है, तो इसके जो रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी रहे हैं। इनकी अन्य रचनाएं माता, युग, चरक, समर्पण, बेगू, लो गुंजे इत्यादि रही हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो है मेरी आत्मा पवित्र है। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है, इस पर जो आधारित प्रश्न है उसे सॉल्व करना है। तो देखिए गद्यांश पढ़ते हैं। रास्ते पर खड़ा है, सदा से ठूठ नहीं है, दिन थे जब वह हरा भरा था और उस जन संकुल चौराहे पर अपनी छतनार डालियों से बटोहियों की थकान अनजाने दूर करता था, पर मैंने उसे सदा ठूठ ही देखा है, पत्रहीन, शाखाहीन, निरवलंब, जैसे पृथ्वी रूपी आकाश से सहसा निकलकर अधर में ही टंग गया हो। रात में वह काले भूत सा लगता है, दिन में उसकी छाया इतनी गहरी नहीं हो पाती जितना काला उसका जिस्म है, और अगर चितेरे को छायाचित्र बनाना हो तो शायद उसका सा अभिप्राय और न मिलेगा। प्रचंड धूप में भी उसका सूखा शरीर उतनी ही गहरी छाया जमीन पर डालता है जैसे रात की उजियारी चांदनी में। जब से होश संभाला है, जब से आंख खोली है, देखने का अभ्यास किया है, तब से बराबर मुझे उसका निष्पंद, नीरस, अर्थहीन शरीर ही दिख पड़ा है। पर पिछली पीढ़ी के जानकार कहते हैं कि एक ज़माना था जब पीपल और बरगद भी उसके सामने शर्माते थे और उसके पत्तों से, उसकी टहनियों और डालों से टकराती हवा की सरसराहट दूर तक सुनाई पड़ती थी। पर आज वह नीरो है, उस चौराहे का जवाब जिस पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर की राहें मिलती हैं और जिनके सहारे जीवन अविरल बहता है। जिसने कभी जल को जीवन की संज्ञा दी, उसने निश्चय जाना होगा कि प्राणवान जीवन भी
जल की ही भांति विकल अविरल बहता है। सो प्राणवान जीवन मानव संस्कृति का उल्लास उपहार लिए उन चारों राहों की संधि पर मिलता था, जिसके एक कोण में उस प्रवाह से मिल एकांत शुष्क आज वह ठूंठ खड़ा है। उसके अभाग्यों परंपरा में संभवतः एक ही सुखद अपवाद है, उसके अंदर का स्नेह रस सूख जाने से संख्या का लोप हो जाना, संज्ञा लुप्त हो जाने से कष्ट की अनुभूति कम हो जाती है। अब प्रश्न जो है, जनसंकुल का आश्रय क्या है? तो जनसंकुल का आश्रय क्या है? भीड़ भाड़। आगे चलते हैं। आम की छतनार डालियों के कारण क्या होता था? इससे यात्रियों की थकान मिटती थी। शाखाहीन रसहीन शुष्क वृक्ष को क्या कहा जाता था? ठूठ वृक्ष कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आम के वृक्ष के सामने पीपल और बरगद के शर्माने का कारण क्या था? उसका अधिक हरा भरा और सघन होना। आगे चलते हैं। आम के अभागेपन में संभवतः एक ही सुखद अपवाद था, क्या था? संख्या का लुप्त हो जाना। आगे है, अगला गद्यांश है, इसको पढ़िए और फिर इस पर आधारित प्रश्नों को देखना है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों को मानव मात्र की समानता और स्वतंत्रता के प्रति जागरूक बनाने का प्रयत्न किया। इसी के साथ उन्होंने भारतीयों के नैतिक पक्ष को जगाने और सुसंस्कृत बनाने के प्रयत्न भी किए। गांधी जी ने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि वे मानव के बीच काले गोरे या ऊंच नीच का भेद ही मिटाना पर्याप्त नहीं समझते थे, वरन उनके बीच एक मानवीय स्वाभाविक स्नेह और हार्दिक सहयोग का संबंध भी स्थापित करना चाहते थे। इसके बाद जब वे भारत आए तब उन्होंने इस प्रयोग को एक बड़ा और व्यापक रूप दिया। विदेशी शासन के अन्याय अनीति के विरोध में उन्होंने जितना बड़ा सामूहिक प्रतिरोध संगठित किया, उसकी मिसाल संसार के इतिहास में अन्यत्र नहीं मिलती। पर इसमें उन्होंने सबसे बड़ा ध्यान इस बात का रखा कि इस प्रतिरोध में कहीं भी कटुता, प्रतिशोध की भावना अथवा कोई भी ऐसी अनैतिक बात न हो जिसके लिए विश्व मंच पर भारत का माथा नीचा हो। ऐसा गांधी जी ने इसलिए किया क्योंकि वे मानते थे कि बंधुत्व, मैत्री, सद्भावना, स्नेह, सौहार्द आदि गुण मानवता रूपी टहनी के ऐसे पुष्प हैं जो सर्वदा सुगंधित रहते हैं। अब इसमें जो प्रश्न है उनको देखना है। अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के पीड़ित होने का क्या कारण था? रंग भेद और सामाजिक स्तर से संबंधित जो भेदभाव था, इसके कारण। अगला, गांधी जी अफ्रीका वासियों और भारतीय प्रवासियों के मध्य क्या स्थापित करना चाहते थे? तो सहज प्रेम एवं सहयोग की भावना। अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में गांधी जी का विदेशी शासन का प्रतिरोध किस पर आधारित था? संगठन की भावना पर आधारित था। बंधुत्व, मैत्री आदि गुणों की पुष्पों के साथ तुलना आधारित है किस पे? उनके अपनत्व पर आधारित है। आगे चलते हैं। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो गांधी जी की नैतिकता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। तो ये है, यहाँ पे दो सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव। अष्टध्यायी के पढ़नी है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इसके सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। किताबुल हिंद अल-बरूनी है। तो इस प्रकार से 2314 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद की नहीं है? तो प्रेमाश्रम, सेवा सदन, प्रेम की वेदी, ये है राग दरबारी इनकी नहीं। राग दरबारी जो है श्रीलाल शुक्ला द्वारा लिखित नाटक है। इस रचना के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2009 में प्रदान किया गया था। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस 1 अक्टूबर को, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, विश्व डाक दिवस जो है 9 अक्टूबर को, विश्व पर्यटन दिवस 24 सितंबर नहीं 27 सितंबर को होता है। और 2020 में जो विश्व पर्यटन दिवस रही है, इसकी थीम क्या रही है? पर्यटन और ग्रामीण विकास। तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला है, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, बिरहा पूर्वांचल का है। चरकुला जो है ये बुंदेलखंड का नहीं, बल्कि ये आपका कहाँ का है? ये आपका मथुरा के आसपास का है। चैती, ब्रज, कजरी, अवध। तो चरकुला लोकनृत्य जो है ब्रज क्षेत्र से संबंधित या मथुरा के आसपास ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए बी वाला आपका सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, कनक भवन अयोध्या, हवा महल जयपुर, चार मीनार हैदराबाद, ये सही है। पर पुराना किला आगरा में नहीं है, बल्कि दिल्ली में है। पुराना किला का निर्माण सूर्यवंश के शक्तिशाली शासक शेर शाह सूरी के द्वारा दिल्ली में इसकी स्थापना कराई गई थी। शेर शाह सूरी सूर्यवंश का संस्थापक था। इसने लोक कल्याणकारी, भूमि नाप इत्यादि क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए थे। आगे चलते हैं। अगला है, यहाँ पे दो सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। तो देखिए, केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कोच्चि में है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में, और भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। इस प्रकार से 1 2 3 4 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। सुमेलित नहीं है कौन सा? देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, रूस का आइस हॉकी नहीं है। आइस हॉकी आपका कनाडा का है, ठीक है, और रूस का जो है बैंडी है। इंग्लैंड का क्रिकेट है, और संयुक्त राज्य अमेरिका का बेसबॉल है। 2020 के एक आरटीआई के जवाब में भारत सरकार ने माना कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं है, मतलब कोई भी राष्ट्रीय खेल है ही नहीं।
शौर्य पुरस्कार में सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार किसे माना जाता है? तो परमवीर चक्र को माना जाता है। और यह जो है पहली बार मेजर सोमनाथ शर्मा को प्रदान किया गया था। निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सुरक्षा परिषद जो स्थायी सदस्य है उसमें शामिल नहीं है? तो कनाडा जो है ये स्थायी सदस्य नहीं है, जबकि इसके जो 5 स्थायी सदस्य हैं उसमें ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। अगला है, अब यहाँ पे कुछ प्रश्न है जो कि चार्ट के आधार पर हैं, इन्हें आपको सॉल्व करना है। तो देखिए, निधियों का खर्च का विवरण है इसमें। कला और शिल्प जो है वो 90 डिग्री बनाता है। पुस्तकालय 60 डिग्री क्षेत्रफल को कवर करता है। विविध जो है ये 30% को, विज्ञान 60%, खेलकूद 120 डिग्री। तो देखिए, खेलकूद और कला व शिल्प के खर्च का अनुपात कितना है? तो देखिए, खेलकूद का कितना है? 120 है। कला और शिल्प का कितना है? 90 है। तो इनका अनुपात करना, तो 90, 120 और 90 का अनुपात निकालेंगे, कितना जाएगा? 4:3। इस प्रकार से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किस शीर्ष का खर्च अधिकतम है? तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे अधिक कौन सा एंगल बन रहा है? 120, मतलब खेलकूद पे सबसे अधिक खर्च हो रहा है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस शीर्ष पर 25% निधियों का खर्च किया गया है? तो किस पे 25% का मतलब कितना हो गया? 1/4। अब 1/4 360, पूरा गोला जो है 360 डिग्री का हुआ, तो 360 का 1/4 कितना हो गया? 90 डिग्री। अब देखिए, 90 डिग्री जो क्षेत्र है वो कौन कवर कर रहा है? तो 90 डिग्री जो है आपका ये कला और शिल्प कवर कर रहा है। तो जो चौथाई खर्च हो रहा है वो किस पे हो रहा है? एक सेकंड, चौथाई खर्च जो है आपका कला और शिल्प पे हो रहा है। ए ऑप्शन। आगे चलते हैं। किन शीर्षों के खर्च की राशि समान है? तो आप उसमें जब देखेंगे तो इसमें आपका एक सेकेंड, यहाँ पे आप देख ही लीजिए पहले। ये तो पुस्तकालय पे 60 है और विज्ञान पे, तो इन दोनों पे जो है समान खर्च हो रहा है। इन दोनों पे आपका समान खर्च है, पुस्तकालय और विज्ञान पे। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब इससे आगे का प्रश्न देखिए। कुल खर्च का कितना % पुस्तकालय पे खर्च किया जा रहा है? तो उसको कितना 60 डिग्री बना रहा है, तो कुल खर्च मान लीजिए 100% है, तो ये 360 डिग्री के बराबर हुआ। 360 डिग्री 100% के बराबर है, तो 60 डिग्री कितने % के बराबर होगा? तो 16.6% के बराबर होगा। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, फिर ग्राफ पे प्रश्न है। निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पे ये ग्राफ है, ये आपका मांग है और ये वाला जो है ये उत्पादन है। अब प्रश्न देखिए क्या है। यदि डी कंपनी का उत्पादन ए कंपनी के उत्पादन का H गुना है, तो H किसके बराबर है? तो देखिए, डी कंपनी का उत्पादन कितना है? डी कंपनी का उत्पादन जो है आपका 2700 है। डी कंपनी का, एक सेकंड रुक जाइए। डी कंपनी का उत्पादन और किसका है? ए कंपनी का। ए कंपनी का उत्पादन कितना है? 1500। तो इनका तुलना करना है ना, तो तुलना करिए। तो ये मान लीजिए कि H गुना है, तो 1500 इंटू H करेंगे, तो ये इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे तो 1.8 गुना आ जाएगा। अगला है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यदि ए किसी कंपनी के अधिशेष उत्पादन की खरीद कर अपनी मांग को पूरा करना चाहती है, तो सबसे उपयुक्त कंपनी कौन सी है? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ए का जो उत्पादन है वो 1500 है और कंपनी ए की मांग कितनी है? आप वहाँ चार्ट में जब देखेंगे तो मांग जो है इनकी वो 3000 है, मतलब 1500 का डिफरेंस है। 1500 का कितना है आपका डिफरेंस है। और वहीं बी कंपनी का क्या है? बी कंपनी का देखेंगे तो बी कंपनी का उत्पादन 1800 है और मांग कितना है? 600। डिफरेंस कितना हो गया? 1200। तो इससे पूर्ति नहीं होगी। जबकि डी में देखेंगे तो डी में उत्पादन 2700 का है और मांग कितनी है? 1200 का। डिफरेंस कितना हो गया? 1500 का। तो डी से मान लेने पर दोनों की पूर्ति हो जाएगी। उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों का और मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों का अनुपात कितना है? देखिए, उत्पादन से अधिक, जितना उत्पादन है उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियां कौन है? तो ए में 1500 उत्पादन है, मांग 3000 का है। सी में उत्पादन 1000 का है, मांग 2500 का है। ई में जो है उत्पादन 2300 का है और मांग 3300 का है। तो ए सी ई 3 हो गए। और मांग से अधिक उत्पादन वाली, मतलब मांग जितनी है उससे अधिक उत्पादन हो रहा है, तो आपका बी में मांग 600 है, उत्पादन 1800 है। इसी प्रकार से
डी में मांग 1200 है, उत्पादन 2700 हो रहा, तो 2, तो इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। अगला है 5 कंपनियों को मिला करके, ये ABCDE, ये 5 कंपनियां मिला करके उनकी औसत मांग और उनके औसत उत्पादन में अंतर कितना है, तो आप इनको जोड़ लीजिए। यहाँ पे 5 कंपनियों की औसत मांग ये है, इनको आपने जोड़ा, 5 से डिवाइड किया, औसत आ जाएगा। और 5 कंपनियों का औसत उत्पादन जो है उनको आप ऐड करिए, 5 से डिवाइड करिए, ये आपका इनका औसत आ जाएगा और दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, आ जाएगा 280। अगला है यदि कंपनी सी को मांग का x% कंपनी बी की मांग के बराबर है। कंपनी सी की मांग कितनी है, कंपनी सी की जो मांग है वो 2500 है, परंतु उत्पादन का 1000 है, और इनका जो मतलब 2500 का जो x% है वो बी की मांग के बराबर है। बी की मांग कितनी है, बी की मांग जो है वो 600 है। तो यहाँ पे आप सॉल्व करिए, 2500 का x% कितना हो जाएगा, 600 के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर जो है 24 आ जाएगा। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे अगला चार्ट दिया गया है, निम्नलिखित चार्ट का अध्ययन करिए, जिसमें कक्षा x से लेकर के x के साथ कक्षा x कह रहे हैं, मतलब जो कक्षा 10 के 7 वर्गों के विद्यार्थियों द्वारा 100 अंकों की विज्ञान की परीक्षा में प्राप्त किए गए औसत अंक को दर्शाया गया है। इसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये आपका ग्राफ है। सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले में दूसरे स्थान पर कौन सा वर्ग है, तो देखिए सबसे कम अंक आपका जी वर्ग का है, फिर दूसरे पे एफ वर्ग का, तो दूसरा पूछ रहा है ना, तो एफ वर्ग आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है वर्ग डी और वर्ग ए के द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंकों का अनुपात कितना है। डी के द्वारा जो है 60 अंक प्राप्त किए गए हैं और वर्ग ए के द्वारा जो है 75 अंक प्राप्त किए गए हैं, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 60:75। इसको सॉल्व करेंगे 4:5 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका वो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो गया। अगला है वर्ग एफ के अंक, एफ वर्ग के अंक कितने हैं, इनके हैं 45 और सी की तुलना में सी के कितने हैं, सी के हैं 80 की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए, तो 80 जो है सी के हैं, 80 में से आप एफ वाले को माइनस कर दीजिए, 80 - 45 अपॉन 80, ये 35/80 हो जाएगा और इंटू 100, ये 43.75% आ जाएगा। आगे चलते हैं। यदि वर्ग ए के सभी विद्यार्थियों में प्रत्येक ने अनुशासनहीनता के लिए 5 अंक गंवाए, तो उनके नए औसत अंक कितने कम हो जाएंगे। देखिए इनके जो औसत अंक कितने थे, 75 थे, 5 कम हो रहे हैं, पूरे में सब में 5 कम हो रहे हैं ना, तो इसको आप 5/75 इंटू 100 करेंगे तो 6.67% जो है ये कम हो जाएगा एवरेज इनका। आगे चलते हैं। फिर से यहाँ पे एक चार्ट दिया गया, निम्नलिखित चार्ट का अध्ययन कीजिए, जिसमें एक देश का वर्ष 2007 से लेकर के 2011 तक चावल के उत्पादन 1000 टन में दर्शाया गया। इसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना है। वर्ष 2007 की तुलना में वर्ष 2008 में चावल के उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई। देखिए 7 में 320 टन है और 8 में 416 टन है, तो कितनी वृद्धि हुई, इसको पहले आप 416 - 320 कीजिए, तो अपॉन 320 ये माइनस करेंगे 96 आ जाएगा, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 30% आ जाएगा। तो 30% की वृद्धि हो रही है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है वर्ष 2009 से वर्ष 2011 तक प्रत्येक वर्ष चावल का औसत उत्पादन कितना है 1000 टन में। देखिए 2009 में 540, फिर आपका 2010 में 720 और 2011 में 840, इन तीनों को ऐड करिए, 3 से डिवाइड करिए, 700 टन आ जाएगा। आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, वर्ष 2010 में हुआ चावल का उत्पादन वर्ष 2009 में चावल के उत्पादन की तुलना में कितने % अधिक है। तो 9 में देखिए आपका कितना है 540 और 10 में 720, तो 720 में से 540 माइनस कर दीजिए, तो ये माइनस करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो 180 बटा के 540 इंटू 100 आप सॉल्व करेंगे 33.33% आ जाएगा। आगे चलते हैं। वर्ष 2011 में हुआ चावल के उत्पादन वर्ष 2010 में हुए चावल के उत्पादन का कितने % है। तो 11 में उत्पादन जो है 840 है और 10 में कितना है 720 है, तो 840 बटा के 720 इंटू 100 करेंगे तो 116.66% है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा।
आगे चलते हैं। अब फिर से एक चार्ट दिया गया है, इसमें निम्नलिखित चार्ट उन छात्रों की संख्या हजारों में के आंकड़े दर्शाता है जिन्हें वर्ष 2012 से वर्ष 2016 तक कोई प्रतिस्पर्धी उत्तीर्ण कर लिए, मतलब कोई परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण कर लिए। इसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो प्रश्न क्या है, पहले देखिए। वर्ष 2013 से 2014 तक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 13 से 14, 13 में 88 बच्चे पास हुए थे और 14 में 104 बच्चे पास हुए। तो आप 104 माइनस 88 कर दीजिए, तो ये आपका 16 बटा के 88 इंटू 100 18.18% आ जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है 2014 तक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 2014 तक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कुल छात्रों की संख्या कितनी है? तो देखिए 12 में 62, 13 में 88 और 14 में 104, तीनों को आप जोड़ दीजिए, 254 आपका उत्तर आ जाएगा, सी ऑप्शन। अगला है 86 नंबर क्वेश्चन। ये इसको आपको सॉल्व करना है। इन पूरे को इंटू करिए, इसको आप इंटू करिए और उसके बाद ऐड कर दीजिए, तो ये आपका 0.737 उत्तर आ जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का योग। दो संख्याओं के वर्गों का योग 397 है। यदि एक संख्या 6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या आप x मान लीजिए, तो 6 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितने के बराबर हो? 397। इसको आप सॉल्व करिए यहाँ पर, तो ये उत्तर आपका कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 265 का स्क्वायर 105 मतलब के घात 105 प्लस 261 के घात 103 में इकाई का अंक कितना है? तो देखिए यहाँ पे बताया गया यदि इकाई का अंक किसी संख्या में 0156 है तो उसकी चाहे जितनी भी घात हो उसका इकाई का अंक वही रहेगा। मतलब 265 में इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 5 आएगा, और 261 में इकाई का अंक आएगा 1, तो ऐड करिए कितना आ जाएगा? 6, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है 2x, क्षेत्रफल में वृद्धि इक्वल 2x प्लस एक्स स्क्वायर पर 100। तो x कितना है? 50% है, तो x यहाँ पे 50% आप रखिए, 50 रखिए और इसको सॉल्व करिए। ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 125 उत्तर आ जाएगा, मतलब 125% की वृद्धि हो जाएगी। अगला है 30 संख्याओं का औसत 50 तथा अन्य 50 संख्याओं का औसत 30 है, तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इसके लिए जो ट्रिक है वो यदि x संख्याओं का औसत y तथा y संख्याओं का औसत x है तो इसके लिए फॉर्मूला है 2xy अपॉन x प्लस वाई। यहाँ पे आप मान को आप रखिए और सॉल्व करिए, 37.5 उत्तर आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब में इंग्लिश संबंधित प्रश्न है। In the following question, one part of the sentence may have an error. Find out which part of the sentence has an error. तो आप इसको पढ़िए। Some of the richest business magnate live in Mumbai. तो इसमें जो बी वाला पोर्शन है ये आपका सही नहीं है। आगे चलते हैं। This is an urgent matter which may admit a few delay. इसमें से आपका जो सी वाला पोर्शन है a few delay, ये वाला सही नहीं है। आगे चलते हैं। Outside the rain beats down in floods and the sea gives forth a sound like an alarm bell. इसमें जो आपका सी वाला पोर्शन है ये सही नहीं है। I used a pair of black trousers for a week. इसमें जो आपका I used ये वाला पोर्शन सही नहीं है। Each of the girl have come with her book. इसमें जो है आपका have come ये वाला पोर्शन सही नहीं है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में लुप्त अक्षरों को प्राप्त करें, क्या इसमें भरा जाएगा? तो देखिए यहाँ पे ए के बाद ए आ जाएगा, ए बी सी डी हो जाएगा, बी सी डी, फिर ए बी सी डी ए, फिर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा सी डी, मतलब यहाँ पे ए होगा ए सी डी हो जाएगा, मतलब 2 बार ए 2 बार सी और 2 बार डी, फिर बी सी डी हो जाएगा। यदि किसी कूट भाषा में क्लर्क को AHYZA लिखा जाता है तब जॉब को क्या लिखा जाएगा? देखिए इसमें क्लर्क को जो है ये लिखा जाता है, तो इसमें सी आपका 3 नंबर पे आता है,
इसमें से 2 माइनस करिए, तो 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगले में से 4, फिर उसके अगले में से 6, फिर उसके अगले में से 8, फिर 10, इस तरीके से माइनस करते जाएंगे तो आपका ये आ जाएगा। इसी प्रकार से जॉब में जे जो है आपका किस पे आता है, ये 10 नंबर पे आता है, 10वें पोजीशन पे। इसमें से 2 माइनस करेंगे तो 8 पोजीशन पे एच आता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से फिर अगले ओ वाले में से आप 4 माइनस करेंगे और बी वाले में से 6 माइनस करेंगे, तो एच के वी ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसको करके देखिएगा। निम्नलिखित में से विषम पद प्राप्त करें, तो हरा, बैगनी, भूरा, पीला में से भूरा जो है ये विषम है, क्योंकि हरा, बैगनी, पीला ये आपके जो इंद्रधनुषीय रंग होते हैं, स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें आपके शामिल है, भूरा नहीं है। अगला है, यदि एक घड़ी में समय 4:46 है तो इसका दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा, तो 7:14 होगा। प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों की उम्र 50 वर्ष है। सबसे कम उम्र के बच्चों की उम्र क्या होगी, तो पहले मान लीजिए पहले का x है, फिर 3 वर्ष बाद x+3, फिर 3 वर्ष बाद x+6, तो आप x+3, x+6, x+9, x+12 इक्वल 50 करिए और उसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो है उत्तर वो x की वैल्यू 4 आ जाएगा, तो 4 साल हो जाएगा, सी ऑप्शन। इस प्रकार से यहाँ पे पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।